Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, अगर आप TCS या किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो और आपने देखा है कि यार हर साल आपकी जो रेटिंग है वो अच्छी आती है, आपको बैंड अच्छा मिलता है, मैनेजर भी खुश है, आपको क्लाइंट फीडबैक जो है वो भी पॉजिटिव आता है, फिर भी जब प्रमोशन की बारी आती है या जिसे ग्रेड चेंज या बैंड चेंज भी बोला जाता है, तो कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल या कभी उससे ज़्यादा का टाइम भी लग जाता है एक प्रमोशन आने में। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या रीज़न्स हैं जिसमें आपका प्रमोशन जो है वो डिपेंड करता है। वो सवाल जो हमेशा आपके दिमाग में आता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो देखो भाई, सच तो ये है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, उसमें प्रमोशन जो है सिर्फ रेटिंग बेस्ड नहीं होता है, और भी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है। मतलब जो आपका पूरा ग्रेड चेंज है वो डिपेंड करता है आपकी बिलेबिलिटी के ऊपर, और भी एक पूरा पूरा सिस्टम है जो आपका प्रमोशन डिफाइन करता है, जिसका ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि क्या रीज़न्स हैं कि जो प्रमोशन है सर्विस बेस्ड कंपनी में इतने लेट होते हैं। कभी 5 साल, आप 4 से 5 साल का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन तो मान के चलिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो तभी आपका प्रमोशन 4 से 5 साल में होगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई देखो, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं ना दोस्तों, उसका जो बिजनेस मॉडल होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कंप्लीटली और फंडामेंटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और इसी वजह से जो यहाँ के प्रमोशंस हैं वो भी बहुत डिफरेंटली काम करते हैं बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं वो रेवेन्यू उनका सॉफ्टवेयर को बेच के आता है, और जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं उनका रेवेन्यू जो है वो एम्प्लॉय की बिलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप कितने आवर्स जो है वो क्लाइंट बिलेबल हो, वही कंपनी की इनकम होती है। इसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रमोशंस के ऊपर। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है कि जो क्लाइंट का बजट है वही डिसाइड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या रोल होंगे और किस ग्रेड के एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयड रहेंगे। देखो, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर आपका है प्रोजेक्ट में, तो अगर आपके क्लाइंट के पास जो चार्जेबिलिटी है, जो बिलेबिलिटी है, मतलब जो बिलिंग है TCS के पास या किसी भी कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ की, वो सिर्फ ITA तक है, तो उसमें एक एसोसिएट कंसल्टेंट या किसी कंसल्टेंट को लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जो इंटरनल जो प्रमोशंस है विद इन दैट प्रोजेक्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे आपकी रेटिंग कितनी भी अच्छी हो या आप कितना अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो। जो दूसरा फैक्टर है जो आपके प्रमोशन जो है वो डिफाइन करता है, वो है कि बेंच टाइम को प्रमोशन से डायरेक्टली डिले किया कर दिया जाता है। अगर आप कुछ महीने भी बेंच पे रहते हो, मतलब आप काम का वेट कर रहे हो, तो उस पीरियड को अनबिल्ड माना जाता है, जो अप्रेजल साइकिल में नेगेटिवली काउंट होता है। और आपको पता ही है कि जो आपका प्रमोशन का केस है वो आप खुद नहीं बनाते हो, वो आपका प्रोजेक्ट ही आगे बना के भेजता है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में नहीं हो, अगर आप अवेलेबल ही नहीं हो, तो आपका केस कौन बनाएगा। तो उस केस में जो बेंच टाइम है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके प्रमोशन ड्यूरेशन को। तीसरा होता है अकाउंट लेवल बजटिंग। इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो हर क्लाइंट अकाउंट के पास अपना प्रमोशन का बजट होता है। कोई अकाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, मतलब उसमें क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा पैसा देता है, तो आप देखते हो कि उससे उसमें जो प्रमोशन के स्लॉट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रमोट होते हैं कंपेयर टू सम अदर प्रोजेक्ट्स। और कुछ कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो चिंदी चोर होते हैं, वो सस्ते में काम निकलवाना जानते हैं, इनका मतलब बोलूँ तो कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं। तो उस केस में जो प्रमोशन है वो फ्रीज भी हो सकता है, या प्रमोशन के जो स्लॉट्स हैं वो भी कम आते हैं। जो चौथा है वो होता है आपका यूटिलाइजेशन परसेंटेज। मतलब TCS या कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी जो है उनका एक रिपोर्टेडली एक मैट्रिक्स होता है जिसको यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स करके ट्रैक करते हैं वो लोग। अगर किसी का ये कंसिस्टेंटली हाई नहीं है, मतलब अगर आप 3 साल में सिर्फ 1.5 साल ही आप बिलेबल रहे हो, बाकी 1.5 साल आप अनबिलेबल रहे हो, मतलब आप बेंच में रहे हो, तो उस केस में आपका जो प्रमोशन का केस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। चाहे आपकी रेटिंग अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपका यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स जो है वो कम है, तो आपका प्रमोशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
तो देखो, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एक्चुअली में जो सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है टीसीएस या दूसरी कंपनीज़ में। जो मैं आपको एक हायरार्की बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, लेकिन सब में यही स्ट्रक्चर चलता है। सबसे पहले अगर मैं टीसीएस स्पेसिफिक आपको बोलूँ तो सबसे पहला होता है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी। ये एक एंट्री लेवल होता है, इसका ग्रेड C1Y होता है और मोस्टली जो कॉलेज फ्रेशर होते हैं वो इसी ग्रेड के उस पर ज्वाइन करते हैं। दूसरा आता है 1 साल के बाद आपका जो सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी से ट्रेनी हट जाते हैं और आप एक असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर बन जाते हो, मतलब आप ट्रेनी से परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। उसमें आपका जो होता है वो C1 के आसपास हो जाता है। उसके बाद आता है आपका सिस्टम इंजीनियर। ये जो होता है ये ऑटोमेटेड प्रमोशन होता है, मतलब 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर मतलब ASC से SC बन जाते हो, सिस्टम इंजीनियर। उसके बाद आपका आता है IT एनालिस्ट, जो कि एक मिड लेवल रोल होता है। उसके बाद टीम लीड आते हैं जिसमें एसोसिएट कंसल्टेंट होता है, ये आपके सीनियर बैंड आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर, ये मैनेजमेंट बैंड के अंदर इनकी सैलरी आती है। फिर आते हैं सीनियर मैनेजमेंट जिसमें CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, अकाउंट मैनेजर से ऊपर। ये आपके लीडरशिप आप इनको बोल सकते हो। तो हिडन फैक्ट ये है कि जो TCS जैसी कंपनीज़ है वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर और बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन करके चलती है। पिरामिड स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है तो अगर आपने गीज़ा के पिरामिड्स देखे हों तो ऊपर एक टिप होती है और नीचे वो फैलता जाता है। मतलब एक लीडर होता है, उसके नीचे हज़ारों जूनियर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हैं। जो IT इंडस्ट्री है वो ऐसे ही काम करती है। जो सीनियर लेवल रोल्स हैं वो कम होते हैं और जो जूनियर लेवल रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जूनियर्स जो हैं उनकी पैसा कम होता है। जो क्लाइंट बिलेबल जो पैसा मिलता है उससे जो उनकी सैलरी में जाता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शनल अमाउंट होता है जो क्लाइंट से बिल कर रहे हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्लैट स्ट्रक्चर भी करती हैं, उसमें प्रमोशंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक होते हैं। इस वजह से अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो याद रखना उनको एक पिरामिड स्ट्रक्चर मेंटेन करना है और बेंच स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखनी है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का बंदा बेंच में जाए, क्योंकि उससे कंपनी का ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए वो डेलिबरेटली भी जो जूनियर लेवल है उनका काउंट ज़्यादा रखते हैं। इस वजह से भी जो प्रमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिलेड होते रहे हैं। जो दूसरा रूल है वो है टाइम इन ग्रेड रूल। मतलब ऐसा देखा जाता है कि आप लोगों को सर्विस बेस्ड कंपनी में प्रमोट होने के लिए एक ग्रेड में कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो रहना ज़रूरी माना जाता है। जैसे अगर आपको सिस्टम इंजीनियर बनना है तो 2 साल आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आपको ITA बनना है तो आपके सिस्टम इंजीनियर और ITA प्रमोशन के बीच में कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल का ड्यूरेशन भी लेके चलते हैं, तभी आपको प्रमोशन के लिए एलिजिबल माना जाता है। ये कोई रिटन रूल तो कहीं नहीं है, लेकिन यही फॉलो होता आ रहा है इंडस्ट्री के नॉर्म्स में। तीसरा हिडन फैक्टर है जो आपके प्रमोशन को थोड़ा डिले कर सकता है, वो है आपका बेल कर्व फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, अप्रेजल साइकिल में एक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रैंकिंग फॉलोड होती है जिसको बेल कर्व कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि एक तय एम्प्लॉयज़ को ही एक टॉप बैंड दिया जाएगा, जो मैक्सिमम जो लोअर बैंड है वो लोअर एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। मतलब बेल कर्व का मतलब होता है कि जो टॉप बैंड है वो कम को दिया जाएगा, जो मिडिल है वो मैक्सिमम लोगों को दिया जाएगा और जो लोएस्ट बैंड है वो भी कम लोगों को दिया जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एक मिडिल लेवल बैंड में रखा जाता है, क्योंकि जो आपका कंपैरिजन होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में जहाँ लाखों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सिर्फ आपकी टीम से नहीं होता, एक पूरे डिलीवरी यूनिट से होता है। इसलिए जो पैटर्न है, जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोला जाता है, बेल कर्व जिसको बोला जाता है, उसकी वजह से भी जो आपकी रेटिंग है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे सेट कर दी जाती है ड्यू टू द नंबर ऑफ़ पीपल दैट आर वर्किंग इन दैट कंपनी, और उस वजह से भी जो है आपका प्रमोशन जो है वो डिले हो जाता है। जो चौथा पैटर्न है वो है प्रोजेक्ट टाइप एंड रोल मैपिंग। तो देखो, ऐसा माना जाता है कि जो बंदे सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनके प्रमोशन साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिलेड होती है, और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में जो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनका प्रमोशन जो है वो थोड़ा फास्ट ट्रैक माना जाता है कंपेयर टू उन लोगों से जो एक हल्के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो आपको आपका प्रोजेक्ट टाइप और मैपिंग में का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से प्रोजेक्ट में हो और उसमें आपका रोल जो है वो क्या मैप्ड है। पांचवा एक पैटर्न जो है वो होता है क्लाइंट अप्रूवल फैक्टर। मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी में क्लाइंट ही देखो भगवान होता है। जो क्लाइंट बोलेगा उसको पत्थर की लकीर समझ लिया जाता है, और
अगर क्लाइंट चाहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को जो उसकी नज़रों में अच्छा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और क्लाइंट की नज़रों में आप आ गए हो, और क्लाइंट अगर आपका केस जो है वो खुद ही प्रमोशन के लिए वो जो है वो पुश करता है अपनी एंड से, तो आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपकी रेटिंग कितनी भी हो, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है फ्रॉम योर प्रमोशन सिनेरियो। तो क्लाइंट के साथ अगर आपका अच्छा तालमेल है तो आपका प्रमोशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो सकता है। एज एन एम्प्लॉय आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, एज एन एम्प्लॉय सबसे पहला आप काम कर सकते हो कि आप एक हाई वैल्यू या किसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, जिससे जो आपकी विजिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। और उन प्रोजेक्ट्स में यूजुअली स्लॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं क्योंकि बजट अच्छा होता है, क्लाइंट बजट। तो दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, आप वो है आप अपना यूटिलाइजेशन और बिलेबिलिटी को ट्रैक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आप पिछले 2-3 साल में कितना बिलेबल रहे हो, कितना यूटिलाइज रहे हो, उस हिसाब से आप अपना केस जो है अपने मैनेजर के साथ आगे फॉरवर्ड ले सकते हो। जो तीसरी चीज़ आप कर सकते हो, आप अपने मैनेजर से अकाउंट लेवल का बजट की क्लैरिटी ले सकते हो। तो देखो, अगर आपके अकाउंट लेवल में अगर बजट अच्छा है और प्रमोशन स्लॉट्स हैं तो आप बात कर सकते हो आगे कि मुझे प्रमोट करो। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको कंपनी छोड़ के ही जाना पड़ेगा, या तो आपको वेट करना पड़ेगा सही टाइम आने का जब आपका प्रमोशन होगा। चौथा है, आपको क्लाइंट फेसिंग रोल मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लाइंट फेसिंग रोल से जो है वो आपकी विजिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली क्लाइंट के पास रहेगी। और कोई भी जो आपका क्या बोलते हैं, जो भी आपका एक एप्रिसिएशन आएगा वो डायरेक्टली क्लाइंट से आएगा। और क्लाइंट एप्रिसिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप ऑर्डर में माना जाता है किसी भी एक इंडस्ट्री में। तो आप कोशिश करो आप क्लाइंट फेसिंग रोल में आप ज़्यादा रहो। चौथा है कि आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग जो आईजेपी होता है उस पर नज़रें बना के रखो, क्योंकि कभी कभार आईजेपी में कुछ रोल्स निकलते हैं जो आपके करंट लेवल से ऊपर हो, और अगर आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैच कर रहा है तो आप उस जॉब पोस्टिंग के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रेड इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप सब चीज़ें डॉक्यूमेंट कर सकते हो, जो भी आपको फीडबैक मिले हैं, जो भी आपको अप्रेजल्स में जो भी आपकी रेटिंग है, जो भी आपको क्लाइंट एप्रिसिएशन मिला है, सबको आप कर सकते हो। आपने जो भी एक इफ़ेक्टिव काम किया है, आपने कोई एक्सेलरेटर डेवलप किया है कंपनी के लिए, आप वो सब कुछ कर सकते हो और अपना केस एक मजबूत करके एक अच्छी फाइल बना के अपने मैनेजर को फॉरवर्ड कर सकते हो कि क्यों आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकते हो प्रमोशन के लिए। तो देखो भाई, यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उसमें जो प्रमोशन का सिनेरियो है वो क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंट रहता है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, क्यों इतने साल लग जाते हैं आपको एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए। 5 साल तो आप मिनिमम मान के चलो अगर आपको प्रमोट होना है तो किसी अच्छे लेवल पे, और 3-4 साल जूनियर लेवल के लिए भी लग जाते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।